नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पांच साल बाद रूस जा रहे पीएम मोदी। पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर उत्सुक है रूस। 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे पीएम मोदी। गुजरात के सूरत में 5 मंजिला इमारत गिरने से मचा हड़कंप। कई लोगों की मौत, कई फंसे। गुजरात के सूरत में हुआ बड़ा हादसा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला। राजौरी में आतंकवादियों ने किया आर्मी कैंप पर हमला। एक जवान हुआ घायल। और अब समाचार विस्तार से। रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर उत्सुक है और वह इस यात्रा को रूस और भारत के संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण मानता है। रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने ये बात कही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वे 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे और आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक आधिकारिक यात्रा होगी और हमें उम्मीद है कि दोनों नेता अनौपचारिक तरीके से भी बातचीत कर सकेंगे। पेस्कोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच संबंध राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर हैं। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक 5 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। इमारत ढहने के बाद घटनास्थल से कम 7 शव बरामद किए गए हैं। इस घटना में कई लोग मलबे में दब गए। सूरत के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक तलाशी अभियान पूरी रात जारी रहा। 7 शव बरामद किए गए। उसके बाद आज भी बचाव अभियान जारी रहा। जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर थी और इसके बावजूद यहाँ 10 से 15 लोग रह रहे थे। बिल्डिंग के गिरने के बाद तुरंत मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की। इसी बीच प्रशासन को भी इस हादसे की सूचना दी गई। प्रशासन की ओर से तुरंत मौके पर दमकल कर्मियों को पहुंचाया गया। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों द्वारा घटनास्थल पर बचाव अभियान अब भी जारी है। बिल्डिंग के गिरने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बिल्डिंग के ढहने की वजह से आसपास के कई घरों तक धमस पहुंची है, जिसके बाद इलाके में रहने वाले लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है। गुजरात के सूरत में इमारत गिरने का हादसा भी हुआ ही था कि आज झारखंड के देवघर में भी बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बहुमंजिला मकान भर-भराकर गिर गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी का रेस्क्यू नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र के सीता होटल के पास घटी। बताया जा रहा है कि इस मकान में कई लोग रहते थे और मकान गिरने के बाद सभी लोगों के दबे होने की आशंका है। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, जिसके बाद मकान के मलबे को हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज एक आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें एक जवान घायल हो गया। आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर गोलीबारी की। इस दौरान सतर्क सुरक्षा चौकी पर तैनात जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। यह हमला कुलगाम जिले में 2 आतंकी हमलों में सेना के 2 जवानों के मारे जाने के एक दिन बाद हुआ है। आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर गोलीबारी की और चौकी की सुरक्षा कर रहे सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप मुठभेड़ के दौरान कई जवान घायल हो गए। हमले के बाद आतंकवादी भागने में सफल रहे और सेना और पुलिस ने इलाके में बंदूकधारियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। कल कुलगाम जिले में भी अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 4 आतंकवादी मारे गए और 2 सैनिक शहीद हो गए थे। कल हुई मुठभेड़ के चलते आतंकवादियों ने आज इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा आज गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुरू हो गई है, जहां उनके दर्शन के लिए यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।
भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा का रथ दशकों पुरानी परंपरा के अनुसार खलासी समुदाय के सदस्यों ने खींचा और यह रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने पाहिंद विधि संपन्न की। यह विधि जमालपुर इलाके में भगवान जगन्नाथ के 400 वर्ष पुराने मंदिर में रथ यात्रा शुरू होने पर सोने के झाड़ू से यात्रा मार्ग को साफ करने की परंपरा है। इस कार्यक्रम के लिए 22,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया और निगरानी के लिए 20 ड्रोन के साथ साथ कैमरे लगे हुए कुछ गुब्बारों का भी प्रयोग किया गया। इसके अलावा 4,500 जवान पूरे 16 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं, जबकि 1,931 जवान यातायात प्रबंधन के लिए तैनात किए गए। पंजाब के खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने लोकसभा सांसद की शपथ लेने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपनी मां के बयान से खुद को अलग करते हुए पोस्ट में कहा कि जब मुझे आज अपनी मां द्वारा कल दिए गए बयान के बारे में पता चला तो मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। बेशक मुझे यकीन है कि यह बयान सच है। अमृतपाल ने कहा कि बेशक मुझे यकीन है कि यह बयान मां ने अनजाने में दिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा बयान मेरे परिवार या मेरे समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए। अमृतपाल सिंह ने आगे कहा कि मैंने मंच से बोलते हुए कई बार कहा है कि अगर मुझे पंथ और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा पंथ को ही चुनूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि खालसा राज्य का ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं, गर्व की बात है। जिस रास्ते के लिए लाखों सिखों ने अपनी जान कुर्बान की है, उससे पीछे हटने का हम ख्वाब भी नहीं देख सकते। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की नृशंस हत्या के बाद चेन्नई में तनाव बरकरार है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ चेन्नई पहुंची। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मुलाकात की। मायावती ने परिजनों को ढांढस बधाया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बसपा सदैव आपके साथ खड़ी है। बसपा के कार्यकर्ताओं ने आर्मस्ट्रांग की हत्या के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग की। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और एक टिफिन बम सहित विस्फोटक बरामद किए गए हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जगरगुंडा पुलिस थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और जिला बल ने संयुक्त अभियान चलाया था। अभियान के दौरान सुरक्षा बल ने नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ये नक्सली सुरबंगुड़ा क्षेत्र में मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय थे। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से 2 देसी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर गोले, एक टिफिन बम, 7 जिलेटिन छड़े, 9 डेटोनेटर, विस्फोटक पाउडर और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान बरामद किए गए हैं। भारत के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से बिहार में कई स्थानों पर विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहां बाढ़ से 30 जिलों के 24.5 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं में 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई और जम्मू में रात भर हुई भारी बारिश के कारण 30 वर्षीय एक महिला की डूबने से मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल प्रभावित लोगों को बचाने और राहत प्रदान करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करते रहे। और बता दें कि कई राज्यों में प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी का बहाव बढ़ने से कई बांधों में पानी का स्तर भी बढ़ गया है। लगातार बारिश के कारण भी कई जगह पर नदियां खतरे के स्तर को छू रही हैं या उससे ऊपर बह रही हैं। पहाड़ी इलाकों का हाल इससे भी बुरा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिसमें कांगड़ा का धर्मशाला और पालमपुर शामिल हैं। भारी बारिश के कारण 150 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। इसमें कहा गया है कि 334 ट्रांसफार्मर बाधित हुए और 55 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। शिमला में मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर कर्नाटक सरकार अलर्ट पर है। देश के कई राज्यों में बारिश के साथ साथ डेंगू के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी नगर निगम आयुक्त भुवनेश देवीदास पाटिल ने बताया कि शहर में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए हमने पूरे शहर में सघन फॉगिंग अभियान चलाया है। सभी वार्डों को कवर कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी तैनात हैं, जिसमें लोग आपातकाल स्थिति में उनसे संपर्क कर सके। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने डेंगू जांच की कीमतें 600 रुपए तय कर दी हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखकर प्रशासन एक्टिव है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।